एक घंटे हो चले हैं वोटिंग के पूरे और लगातार लंबी लंबी कतारों के बीच कुछ जगहों पर लगातार कुछ मशीनों का काम नहीं करना। ये खबर नवादा से आई, भागलपुर से आई, बांका से भी आई खबर, लेकिन अब धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन चीजें हो रही हैं और वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चली है। मनोज्ञा, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आप ही से जरा जानना चाहते हैं बांका में क्या स्थिति है। मनोज्ञा, हाँ मनोज्ञा। मनोज्ञा तक आवाज नहीं जा रही है। रामकृपाल जी, चूंकि हम बांका जा रहे थे, जिक्र आप कर रहे थे, इन सब के बीच आपको मधुलिमा याद आ रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब आपकी रिपोर्टर किसी वहाँ मतदाता से बात कर रही थी तो उसने जो बात कही थी जरा मैं उस पर जाता। उसने कहा कि बांका से भागलपुर 46 किलोमीटर है जी, और उसने कहा कि हम 1 घंटे में पहले पहुँचते थे, आज हम 4.5 घंटे में जाते हैं। ये आपका अभी जो सुना है मैंने वही बता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे याद आया कि सन 71 में मधुलिमा पहली बार बांका से चुनाव हारे थे और उस पूरे देश में इतनी बड़ी हेडलाइन बन गई थी पार्लियामेंट का चुनाव जी, कि जिसमें मोरारजी देसाई, मधुलिमा, जॉर्ज फर्नांडिस सारे लोग हारे थे। तो मुझे बैनर याद है मेरे बचपन का, वो बांका और भागलपुर 46 किलोमीटर की दूरी, अगर 4.5 घंटा, अगर ये हाइपरबोलिक भी मान लीजिए हो सकता है, तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं से ये विकास हुआ है। नो डाउट किया है नीतीश जी ने बहुत सारे काम, लेकिन जो वोटर्स के अभी आप देख रहे होंगे, सारे वोटर जिसके पास भी जाते हैं हम, वो बराबर इसी बात को कहता है, बेरोजगारी, विकास, सड़क, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही कह रहा हूँ कि वोटर पहले से डिसाइडेड है। आप तक 1 महीने से आपने कई हजार मतदाताओं से बात किया होगा। अगर मैं एक सवाल करूं, क्या किसी मतदाता ने यह कहा है कि वो रैली देख के उसका दिमाग बदल गया है? मुझे नहीं लगता। जिस भी मतदाता के पास आप गए हो, मैंने बहुत सुना है डिफरेंट चैनल्स पर, हर मतदाता कहीं भी ये नहीं कहता कि मैंने कोई भाषण सुन करके अपना दिमाग बदला है, विचार बदला है। प्रधानमंत्री मोदी इतनी रैली क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो मैंने कहा ना, क्यों नहीं समझते इन चीजों को? वो सिर्फ 10% है। आप सुन लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज 10% के लिए इतनी मारामारी? बिल्कुल, क्योंकि वही डिसाइडेड फैक्टर है। अनडिसाइडेड वोट है वो। अनडिसाइडेड वोटर को, जो फेंस सीटर है, जो फ्लोटिंग वोटर है, उसको अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश होती है। इसीलिए चाहे वो बीफ का सवाल हो, आप जानते हैं कि ये, क्या आप मानते हैं कि सवाल पर पूरा वो सारे लोग निर्णय बदल लेंगे? नहीं, जानते हैं। लेकिन क्या है कि ये भी चटनी भी थाली में होनी चाहिए। तो चटनी से भी अगर एक वाह बहुत अच्छी है, तीखी है, तो लेकिन चटनी चावल के साइज में दे दी गई ना? नहीं, सवाल इस बात का है कि हर तरह, वही मैंने कहा ना कि साम दाम दंड भेद, आज नहीं लिखा है चाणक्य से, कि विनेबिलिटी, किसी भी तरह जीतना है, कैसे भी जीतना है, ये जहां ये हो जाए कि जीतना है बस, तो वहां पे फिर वही सारी चीजें होती हैं कि जितने भी गलत सही तरीके अपनाइए। अभी मैं देख रहा था जो मुरलीधर जी कह रहे थे, आप सोचिए बिहार में गिरिराज जी बटन दबा रहे हैं, उसका विजुअल, मैं आश्चर्य है मुझे कि ये वाकई। हम जरा भागलपुर चल रहे हैं, वहां पर लोगों में गुस्सा है काफी। रीमा जी, देखिए, अभी तक ये जो बूथ है जहां पर अश्विनी चौबे का वोट डलना है, यहां पर 37 नंबर ये बूथ है जहां अभी भी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसके बगल में जो एक बूथ है 38 नंबर, यहां स्टार्ट हो गई, लेकिन थोड़ा सा लोगों में आपस में लाइन में लगे होने की वजह से थोड़ा रोष था। कुछ लोगों को हमने देखा है जो वापस भी चले गए हैं सिर्फ इस वजह से, उनका कहना है कि कुछ देर बाद वो आएंगे। 1 घंटे से लोग यहाँ लाइन में लगे हुए थे, लेकिन बूथ में जो ईवीएम है, ईवीएम में हम कहेंगे गड़बड़ी नहीं है, लेकिन लोगों को जो नई टेक्निक है, जो यहाँ पर अधिकारी हैं, उन्हें वो चलानी नहीं आ रही है। नया सिस्टम शायद उन्होंने ढंग से सीखा नहीं है। यही वजह है कि बार बार 3 बार यहाँ मशीन बदली जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इस बूथ पर, जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद अश्विनी चौबे आएंगे, वो नहीं चला। बहुत देर से लाइन में खड़े। शासन की व्यवस्था, विधि व्यवस्था एकदम खत्म है। जनता घूर घूर के जा रही है। अब पता नहीं क्या समीकरण है इसके बीच में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वोटर बता रहे हैं कि क्या मशीन में गड़बड़ी है, या लोग बता रहे हैं कि उन्हें चलाने। पिछले 45 मिनट से हम खड़े हुए हैं वोट देने के लिए आए कि सुबह पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लग रहा है कि अब पहले जलपान करके बाद में मतदान करना होगा। लोग वापस भी चले गए? हाँ, बहुत लोग चले गए वापस, और हम भी अब शायद चले जाएं 5 मिनट में। तो बिल्कुल देखिए प्रसून जी, लोगों में थोड़ा सा गुस्सा जरूर है। बहुत जोश के साथ लोग यहाँ पर 6:45 बजे ही आके लाइन में लग गए थे। महिलाएं बहुत ज्यादा थी, युवा जो वोट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर वोटर्स आ रहे थे। लेकिन जाहिर है कि 1 घंटे तक अब धूप भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो लोग वापस जा रहे हैं और शायद थोड़ी देर बाद दोबारा आएंगे।
वहां कोई पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की तरफ से? जी बिल्कुल, दो पर्यवेक्षक यहाँ पर हैं और एक पहले यहाँ पर चले गए थे क्योंकि कई और जो बूथ है वहां पर भी यही सिस्टम जो समझ ना आने की जो एक वजह बताई जा रही थी वो नहीं थी और अब अंदर लगातार पर्यवेक्षक देख रहे हैं। हालांकि जो लोग वोट डालकर आ रहे हैं उनको ये भी शिकायतें हो रही हैं कि यहाँ पर पर्दे की व्यवस्था नहीं है। बाहर जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं वो अंदर देख सकते हैं कि वोट किसको डाला गया है। तो जो एक जागरूकता फैलाने की कोशिश वोटर्स में की गई थी वो जरूर वोटर्स में है, लेकिन शायद यहाँ पर जो लोग तैनात हैं उनको शायद उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी और यही वजह है कि लोगों में थोड़ा सा धीरे धीरे गुस्सा भी पनप रहा है। चलिए, लगातार ये जो स्थिति भागलपुर की जो नजर आ रही है वो ये है जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं कि एक ट्रेनिंग का जिक्र लगातार हो रहा था, जिसका जिक्र उमलेश भी कहते हैं कि दरअसल ईवीएम नहीं, ये ट्रेनिंग का चक्कर है कि आप ट्रेनिंग किस रूप में दे रहे हैं, कितने कम वक्त में आपने क्या समझा और कुछ नई चीजें चूंकि इंट्रोड्यूस की गई है। इसका जिक्र दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया था। और ये क्या ये समय बढ़ जाता है संजय जी? क्या ये माना जाए कि चुनाव आयोग इस चीज को देखता होगा तो समय कुछ बढ़ा दे कि बाद में वक्त दिया जाएगा आपको वोट डालने का अगर शुरुआत में नहीं हुआ? या दो चीजें प्रसून जी, ये जरूर है कि अगर मतदान 2 घंटे बाद शुरू होगा तो जो मतदान देने का जो समय है आखिरी जिस समय बंद होगा उसको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो मतदाता जिस तरह की बात कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग वापस जा रहे हैं, तो जो उत्साह है उसमें कमी दिखाई पड़ती है। उस उत्साह को उर्मिला जी ने जिक्र किया लाल कृष्ण आडवाणी के उस 2009 के उस बयान का, हमें लगता है ये बहुत सीरियस मामला हो रहा है। देखिए, बार बार ईवीएम बदले जा रहे हैं, आपके अधिकारी सक्षम नहीं उस ईवीएम को चलाने के लिए। इसके साथ ही मतदाता और भी तरह की शिकायतें कर रहे हैं। आराम से बाहर से लोग देख पा रहे हैं, जिस बूथ पे, बगल वाले बूथ पे जहां मतदान हो रहा है वहां पर्दे की व्यवस्था नहीं है, बाहर से लोग देख पा रहे हैं कि किसने किसको मतदान किया। तो ये बहुत, मेरे समझ से बहुत इस पे नोटिस करने की बात है ये इलेक्शन कमीशन के लिए। आप तमाम तरह के दावे करते हैं कि आपने बड़े चौकस व्यवस्था की है, लेकिन ये जो सबसे न्यूनतम व्यवस्था है, ईवीएम तो चलना चाहिए, बाकी बाद में चीजें होंगी। इस तरह की ट्रेनिंग देना, तो मुझे लगता है इसको एक तरह से नोटिस करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और इस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो भारत जैसे देश में जहां इतनी टकरावपूर्ण राजनीति है, जहां डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक वैल्यू जमीन पर नहीं हैं, केवल कागज पर हैं, वहां जनादेशों को हाईजेक किया जा सकता है तकनीक और पॉलिटिकल जो पावर है उसके कोलैबोरेशन से। ये एक बड़ा खतरा है। और मुझे लगता है कि अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो एक बड़ा संकट पैदा होने वाला है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और क्या ये माना जाए कि इस तरह की स्थितियां पैदा भी की जा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल पैदा की जा सकती हैं और दुनिया के अनेक इलाकों में देखा गया है ऐसा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसका जिक्र भी किया जी। कुछ लोग इसको एक साजिश के तहत मान भी रहे हैं कि जानबूझ के कुछ इस तरह से शायद किया गया हो जिससे लोगों का उत्साह कम हो जाए, लोग वापस चले जाएं और फिर बाद में जिस तरह के आम जो पहले हम बिहार के बारे में सुना करते थे, बूथ कैप्चरिंग हो गई और इस तरह की, तो शायद लोगों में कुछ अंदेशा है इस बात का। इस जो सीक्रेट बैलेट का कंसेप्ट है बेसिकली उसी का वो पवित्रता ये खत्म हो रहा है ना। तो गुप्त मतदान जिसको कहते हैं वो सेक्रेसी अगर नहीं है तो फिर ये बहुत मुझे लगता है कि तो अवैध है सारा का सारा मामला। अब ये नहीं भी इलेक्शन कमीशन कैसे इसको लेता है, क्योंकि अगर किसी भी अपवाद भी है किसी और एक बड़े नेता का अगर आप इस तरह से दिखा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह गलत है और किसी का भी। और ये गुप्त मतदान अगर नहीं है तो उसको कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट सबसे बड़ी चीज है मतदान की। बाकी छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। शिकायत बहुत साफ है। भागलपुर में जिस जगह पर हमारी संवाददाता खड़ी हुई हैं वहां पर अभी भी मशीन काम नहीं कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वोट डालने सुबह सुबह आए उत्साह के साथ कि पहले मतदान बाद में जलपान, वो गुस्से में लौट रहे हैं। ये एक स्थिति चुनाव आयोग को समझनी चाहिए और चुनाव आयोग इस दिशा में ध्यान दे रहा होगा। हालांकि उनके पर्यवेक्षक भी वहां पर बैठे हुए हैं। मनोज्ञा, बांका में आप मौजूद हैं, वहां क्या स्थिति है? 45 मिनट बाद एक मशीन ने चलना तो शुरू किया है, तो मतदान तो हो रहा है। अब लोगों ने मतदान देना शुरू किया है। बात करते हैं लोगों से कि आखिरकार क्या मुद्दा है इस बार। आपने इतने वोटिंग देखी होगी इतने सालों में, इस बार का चुनाव और पिछले चुनाव में अंतर क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा अंतर यही है कि इस बार विकास और सिर्फ विकास ही मुद्दा है। मौलिक छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उन पर मरहम लगाया जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो पोलिंग बूथ है
यहाँ खाली सीनियर सिटीजन्स वोट दे ही नहीं सकते हैं, वो 2 फीट उछल के ऊपर बरामदे पर चढ़े, ये हास्यास्पद बात है। मैं तो कहूँगा कि वो बाहर लगा दिया जाए, सीनियर सिटीजन्स आर नॉट अलाउड। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बहुत सारे वादे किए गए थे इस बार की, काफी सारे अरेंजमेंट्स होंगे, लेकिन अगर ये छोटे छोटे अरेंजमेंट्स नहीं है तो आपको लगता है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं इस बात की को नोटिस में दे रहा हूँ चुनाव आयोग के कि जहाँ ऐसी असुविधाएं हैं वहाँ तुरंत उसकी व्यवस्था की जाए। वोटिंग मशीन का खराब होना ये तो तकनीकी बात है, कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल तकनीकी बात है, लेकिन आपको लगता है कि महिलाएं इस बार बहुत ज्यादा वोट कर रही हैं? जितना कैंपेन चलाया गया था, सभी आ रहे हैं वोट करने के लिए। मनोज्ञा, बुजुर्ग शख्स को जरा सा रोकिए। हमारे लिए तो बिहार का विकास का ही मुद्दा है, जो बिहार के विकास का ही मुद्दा है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और विकास को ही सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा है विकास? क्या आपको लगता है गौमांस और ये सारे मुद्दे जो चल रहे थे, इनसे कोई फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, बहुत सारा फर्क पड़ता है इसमें, जो है जरूरी भी है। विकास बिहार चूंकि बहुत पिछड़ा हुआ है अभी। और बांका की अगर बात करें, बांका में सड़कों की प्रॉब्लम है, कॉलेज नहीं है, बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। स्कूल के बाद 12वीं के बाद बच्चा यहाँ पढ़ नहीं सकता। आज तक आजादी के बाद से सिर्फ 2 प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पर कैंपेन करने के लिए, इंदिरा गांधी के बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहना है आपका इस पर? इस पे कहना है कि जरूरी है, विकास तो होना ही चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस पर अंकल? आप बताएं कि नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद विकास के नाम पर तो बांका पीछे ही रह जाता है। किंतु इस बार लोगों में कुछ विशेष लहर है, आशा जगी है। अच्छा, ये मनोज्ञा, हमारा सवाल इनसे था एक, और मतदान की समय से पहले से ही ये कतार लगनी शुरू हो गई। जी बताएं। हमारा सवाल था, चूंकि ये सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, काफी वक्त से बांका को देखते आ रहे थे। यहाँ हमारे साथ रामकृपाल जी, उन्होंने जिक्र चूंकि मधुलिमय का कर दिया, तो हम इनसे जरा एक जानना चाहते हैं। 77 में मधुलिमय जीते थे, 80 में हार गए थे, तो इनके जहन में क्या आता है उस दौर के वक्त का चुनाव, और आज जब इन गुस्से में इन्होंने जैसे ही कहा कि सिटीजन्स आर नॉट अलाउड, ये बाहर लिख देना चाहिए, और उस वक्त जहां तक हमें याद है कि बड़े बुजुर्गों को लेकर बूथ पर व्यवस्था होती थी, तो ये इनके जहन में कुछ है? 77 का चुनाव जब था, जब मधुलिमय जीते थे और फिर 80 में हार गए थे, वो भी चुनाव आपने देखा था, ये भी देखा है, उसकी क्या यादें हैं और इसमें क्या फर्क है? आपको लगता है कि अब स्थितियां बिगड़ रही हैं कि सुधर रही हैं? नहीं, स्थितियां सुधर रही हैं। उस समय लोग उतनी लंबी संख्या में मतदान के लिए बाहर नहीं आते थे। इस बार जो है, जो चुनाव को एक पर्व की संज्ञा दी गई है, सचमुच उसी अंदाज में जिस तरह से लोग मंदिरों में सर झुकाने जाते हैं, उसी तरह चुनाव में भाग ले रहे हैं, और यह लोकतंत्र के लिए शुभ है। आपने काफी सारे चुनाव देखे हैं, इस बार जिस तरह से लड़ाई हो रही है, मेरा पूछना है कि बीफ का मुद्दा हो या बाकी सारे नेताओं का मुद्दा हो, जो रैलियां होती हैं, हम अभी ये डिस्कशन कर रहे थे कि क्या इन रैलियों से वोटरों पर फर्क पड़ता है? ऐसा है कि ये मुद्दे तो हैं ही नहीं, लेकिन तुमने एक मारी तो मैं 2 लगाऊंगा, तुमने चौका मारा मैं छक्का लगाऊंगा, बस यही बात है। लेकिन मुद्दा विकास और सिर्फ विकास ही है, और जनता हर बात को समझ रही है। जिनके प्रति लोगों में ये विश्वास है कि विकास होगा, मौलिक सुविधाओं में कुछ अंतर आएगा, उसी आधार पर वोट हो रहा है। फिर भी कहा जा सकता है कि 25% लोग वही बीफ और जात पात पर हैं, लेकिन 75% एक बड़ी संख्या होती है, और उससे चुनाव का नतीजा प्रभावित होना ही होना है। जी चलिए, ये अच्छा है जो उनकी पूरी अनुभव जो है। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक सिंघल जी, वहां पर क्या है नवादा में स्थिति? देखिए, नवादा में लाइन लंबी लंबी लगी हुई प्रसून यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी ईवीएम की, वो ठीक हो गई है। मेरे साथ एक शख्स हैं जो वोट डाल के आए हैं। आपने किस मुद्दे पे वोट डाला, क्या क्या चाहते हैं? सरकार ने हम लोगों को पैसा भी नहीं दिया, इंसान अभी तक पैसा नहीं मिला है, और बहुत पैसे यहाँ लगता है नवादा में आया, फिर पैसा मेरे रोक लिया है, कोई दिया भी नहीं तक। इश्यूज क्या है? कहीं विकास की बात हो रही है, कहीं गौ मांस बीफ की बात हो रही है, कहीं जाति की बात हो रही है। आपके लिए मुद्दा क्या है? तो जाति पर नहीं जानते, पर फिलहाल ऐसे लंटेन पर दे दिए वोट। विकास आपके लिए मुद्दा है, क्या मुद्दा है आपके लिए, क्या होना चाहिए? यानी कि कुछ भी हो, सरकार पर हम लोग के लिए सुविधा अच्छा निकाले
और कोई बात नहीं। क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं? इसमें ट्राई साइकिल भी इन साल नहीं बैठा है, पर की साल बैठा था, बस इन साल कुछ भी ट्राई साइकिल नहीं आया। और भी सुविधा पैसा यानी वेतन बढ़ाने के लिए बोला, वो भी नहीं बढ़ाए। बिल्कुल, इनकी अपनी एक समस्या है कि विकास की बात तो लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी वोटर हैं। आप युवा वोटर हैं, इस बार युवाओं का किस ढंग से देखते हैं चुनाव के अंदर रोल है? युवा आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त वोटिंग कर रहे हैं युवा। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दा वो लोग उनको प्रभावित करता है कि ये होना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन में तरह तरह के मुद्दे आते हैं वोटर को प्रभावित करने के लिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दे उठाती हैं। आप युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इस बार? नहीं, युवाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं, जबरदस्त। सबसे पहले एजुकेशन दी बेस्ट। अभी नीतीश सरकार एजुकेशन में लेके आया फिर से बिहार को, इसके लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। और क्या, नीतीश को दे रहे हैं वोट। एजुकेशन दी बेस्ट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नीतीश कुमार का एजुकेशन में, बहुत आगे लेके गए हैं बिहार को। लोग जान नहीं रहा था, अभी 15 साल के बाद 5 साल 10 साल में बहुत आगे लेके गए हैं, इसके लिए वोटिंग कर रहे हैं नीतीश को आगे। जी 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 चलिए हम लौटेंगे आपके पास भी। उर्मिलेश जी, एक सवाल, उस बुजुर्ग शख्स ने जो एक बात कही कि जो छोटे छोटे मुद्दे जो उठ रहे हैं हवा की तरह, बुलबुले की तरह आ रहे हैं, 25% लोग प्रभावित होते हैं लेकिन 75% नहीं होते हैं। अगर वो शख्स ऐसा कह रहे हैं तो दूसरी तरफ जो मंडल पार्ट 2 का जिक्र होने लगा, अगर उसको व्यापक कैनवास में बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये माना जाए कि डेवलपमेंट और जिंदगी की जरूरतों को लेकर व्याख्या भी शायद समाज के भीतर जो गांव में है उसके लिए अलग है, शहर में अलग है, मध्यम वर्ग के लिए अलग है, ऊपरी तबके के लिए अलग है? देखिए, एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं फील लगातार ये करता रहा हूँ कि महानगर और जो बड़े बौद्धिक केंद्र हैं, व्यापारिक केंद्र भारत के हैं, उनके जो लोग हैं वो गांव, कस्बे, शहर और जो इलाके हैं वहाँ जो उभरती हुई नई चेतना है, विचार हैं, अनुभव हैं, उनसे उनका अलगाव है। जो बड़े संस्थान देश के हैं उनके बुद्धिजीवी वाकई ज़मीनी स्तर पर जो लोगों का सोच है, विचार है, उससे काफ़ी टूटे हुए हैं, उससे अलगाव उनका है, वो समझ नहीं पाते। अब ये सज्जन जो बोल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बात कही, मतलब उसमें अनुभव की रोशनी और विचार भी बहुत गंभीर थे। अब ये बात दिल्ली में बैठे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को समझ में नहीं आती है कि क्यों लोग किस चीज़ पर जाते हैं। मैं बिहार में घूमते हुए बार बार पूछता था लोगों से कि भाई ये मंडल 2 हो रहा है, ये क्या है? अच्छा, मैं दलित और ओबीसी कम्युनिटी में भी लोगों से पूछता था हाल के दिनों में जब मैं गया। अनेक लोगों ने जो बातें कहीं अपनी भाषा में, अपने मुहावरे में, उसका जो लबोलुबाब था वो ये था कि बियॉन्ड मंडल जाना होगा, हमें मंडल के आगे जाना होगा, सिर्फ मंडल से काम नहीं चलेगा। कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे, कई ऐसे टीचर्स थे। इसका मतलब यह है कि जिस तबके का वोट पावर सबसे ज्यादा है उस तबके के इशू ही राजनीतिक दल संबोधित करेंगे, जिसका कम है नहीं करेंगे। बिल्कुल, और कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन प्रसून की जो राजनीतिक दल हैं वो जो व्यापक समाज है उसके अंदर जो सबसे यूं कहा जाए उच्चतर जो उसकी चेतना है, सबसे जो हायर कॉन्शियसनेस का लेवल है, उसको वो नहीं पकड़ना चाहते। वो जो बीच के जो लोग हैं या नीचे के जो लोग हैं, जो चेतना के स्तर पर, विचार के स्तर पर बहुत अभी समुन्नत नहीं है, बहुत डेवलप्ड नहीं है, उनके मनोभावों को, उनके इमोशंस को सहलाते हैं। और यही भारत की राजनीति का सबसे दुखद पहलू है कि जो उभरती हुई नई राजनीतिक चेतना है उसकी लहरों पर सवार होकर अगर राजनेता चलेगा तो शायद समाज को बदलाव देगा। ये आप कह रहे हैं ठीक है। हम संजय जी इसका दूसरा हिस्सा जरा समझना चाहेंगे। इसका मतलब यह है कि बिहार के चुनाव में अगर अपर कास्ट कहीं मैटर नहीं कर रहा है या एक तबका मान के चल रहा है कि हमारे अनुकूल है लेकिन हम सीएम उसका नहीं बनाएंगे, खुले तौर पर बीजेपी ने भी कह दिया, ये सारी चीज प्रयोग जो हुए पसमानदा को लेकर हुए, महादलित को लेकर हुए, उस तबके की जरूरतें क्या थी? अगर वो जरूरतें इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर जिस डेवलपमेंट की बात सोची जाती है दिल्ली या पटना में, वो तो हाशिए पर चली जाएगी, बात उसी की होगी। जैसा उर्मिलेश जी कह रहे थे, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। विकास का मुद्दा, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, विकास का मुद्दा, विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। हमने देखा हमारे रिपोर्टर भी, आज तक के रिपोर्टर भी जब पूछ रहे हैं आप विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, विकास की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से है। वो व्यक्ति जो व्हील चेयर पे थे, विकास का मतलब उनके लिए, विकास का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े स्कूल खुल जाएंगे और बड़े रोजगार की व्यवस्था होगी। उनके लिए विकास की परिभाषा कुछ और है।
वो जो बुजुर्ग सज्जन, वो ट्राईसाइकिल की बात कर रहा था कि ट्राईसाइकिल उपलब्ध हो जाए, उसका जिक्र वो शख्स कर रहा है। वही कह रहा हूँ, विकास का जो विकास जो शब्द है उसकी परिभाषा लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से लालू यादव जब बोलते हैं हमने रोटी को उलट दिया, बिल्कुल तो उस नब्ज को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि लालू यादव ने अपने 15 साल के कार्यकाल में आरजेडी का जो शासन रहा उसमें बिहार में कुछ नहीं हुआ। एक तबका है बिहार का, मतदाताओं में एक तबका है जो लालू यादव के 15 साल के, आरजेडी के 15 साल के शासन में जो कुछ हुआ उसको वो विकास से जोड़ते हैं, और वो विकास जो कहते हैं सामाजिक उथल पुथल, सामाजिक स्वाभिमान को एक विकास के रूप में देखते हैं। ये जरूर है कि मतदाता वहाँ से कहीं आगे निकलना चाहते हैं, जैसा उर्मिलेश जी कह रहे थे मंडल 2 से भी हमें आगे जाना है, तो वो भी ऐसे मतदाता जिन्होंने सामाजिक चेतना को विकास के रूप में देखा, अब उनमें भी कुछ नई आशाएं हैं और वो चाहते हैं कि कुछ आगे और भी उनको कोई चीज़ें मिलें। लेकिन कुल मिला के मैं कहता हूँ विकास की परिभाषा मतदाता आय वर्ग के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, शहरी ग्रामीण मतदाता विकास की परिभाषा अपने अपने तरीके से देते हैं। और राजनीतिक दल अगर ये समझते हैं विकास का मतलब सिर्फ शहरों में रोजगार, मॉल बनना और नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं। हम एक मिनट, ये बड़ा महत्व, देखिए ये जो बोल रहे हैं हम इस चीज को जरा सा आगे बढ़ा दें। इसका मतलब रामकृपाल जी ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है या मंत्री नेता जो होते हैं, जो शहर में रहते हैं, कंज्यूमर के लिहाज से नहीं सोचा जाता है चुनाव में कभी भी। प्रसून जी जो कह रहे थे मैं उसी बात पर आ रहा हूं। देखिए, समाज अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, दो चीजें हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं, रोटी और इज्जत। इन दोनों को वर्सेस मत कीजिए, ये दोनों साथ चलती हैं। जिसको कहते हैं नाक और पेट, शरीर के दोनों हिस्से हैं। एक तबका ऐसा है अभी समाज में जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, उसके लिए प्रायोरिटी सड़क नहीं है, उसके लिए नाक प्रायोरिटी है। वो सम्मान जो मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया है। देखिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इज्जत के साथ रोटी, विकास स्वाभिमान के साथ, दोनों बनाम नहीं है। इसमें क्या है, इसलिए मैं इस बात कर रहा हूं कि लालू जी ने जुबान दी है। एक आपके रिपोर्टर ने किसी से कहा था, उसने कहा था कि भाई कुछ भी हो, लालू जी ने हमें जुबान दी। उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो एक तो हम बनाम न सोचें, तरह तरह से बातें चल रही हैं। कल नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम 125 और हम अंतिम व्यक्ति, गरीब, मजदूर, पिछड़े, उन्होंने एक जनरल बातें कही। कई लोग उसको हिंदुस्तान में स्टेटा न होकर के आप कास्ट कह लीजिए, जातियां भी एक तरह से आर्थिक नहीं, इसका मतलब है 6 करोड़ 80 लाख वोटरों में से जो 4.5 करोड़ ग्रामीण जीवन में जीने वाले लोग हैं, कृषि पर हैं, मजदूरी पर टिके हुए हैं, उनके ही इशू कहीं ना कहीं या उनकी ही भावनाओं को प्रभावित किया जाएगा। मैं इसी बात पर आ रहा हूं। अब आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। 74 में मैं जेपी मूवमेंट में था। मेरे गांव में एक सज्जन गए, जेपी मूवमेंट के कार्यकर्ता, उन्होंने जा करके गांव में कहा कि भाई संपूर्ण क्रांति के लिए हम आए हैं। जो ग्राम प्रधान जी थे उन्होंने कहा बाबू बैठिए बैठिए, चारपाई पर बिठाया और कहा कि हाँ क्रांति तो बहुत ज़रूरी है। बोले बताइए कि अब वे लोग भी मेरे सामने चारपाई बैठने लगे हैं जो आज तक नहीं बैठ रहे थे। अब क्रांति नहीं होगी तो कब होगी? उनके लिए क्रांति का मतलब दूसरा था। आज की तारीख में जो यूथ है उसके विकास की परिभाषा, देखिए उसका पिताजी है वो पटना की तरफ देखता है, लेकिन उसका बेटा जो है वो मुंबई, दुबई, संघाई देखता है। उसके सोशल कॉन्ट्रडिक्शन पटना से पूरे नहीं होने वाले हैं। आप दोनों की बात समझ जाइए। एक ही घर में आपको विकास के कई पैमाने मिलेंगे। वो परिवार, संयुक्त परिवार अब टूट रहा है। जो हम लोग ये सोचते थे वोट के दौर में, इसी दिल्ली में एक ही परिवार में 3 पार्टियों को लोगों ने वोट दिए हैं। आप ये समझिए बात को। सवाल इस बात का है कि मॉडर्निटी, सम्मान के साथ जातीयता भी एक अपना रोल प्ले करेगी, कास्ट भी रोल प्ले करेगा, क्लास भी रोल प्ले करेगा, अच्छा बता दिया मॉडर्निटी भी प्ले करेगी। बांका में जहां पर प्रधानमंत्री वोट डालने गए थे, जो कि अमरपुर का इलाका है, उस इलाके से जो बीजेपी के कैंडिडेट, एकदम यंग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके परिवार में एक सदस्य वामपंथी पार्टी का वहां पर बड़े नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी रही है, पॉलिट ब्यूरो में भी रहे हैं वो। दूसरी स्थिति यह है कि उनके परिवार का एक शख्स कांग्रेस में भी चला गया। ये एक विभाजन है। लेकिन सवाल फिर वहीं पर लौट रहा है कि पहले
चुनाव में इस देश के भीतर लगभग 17-18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और आज की तारीख में हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा से नीचे वाले 57 करोड़ है, 57 करोड़ है। कौन सा विकास, किस रूप में देश आगे बढ़ रहा है? क्या ये कंज्यूमर के क्लास के हिसाब से विकास देखा जा रहा है और उसको लेके रचना रचिए?